सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की बात हम कह रहे हैं, तो ये आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मतलब अमेरिका, इंग्लैंड या दुनिया में जो देश आगे बढ़ चुके हैं, अपने लिए अच्छा किया है, वो अब चीन भी उसमें आ गया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये सब पहले से थे, हांगकांग। तो इन लोगों ने सबने मिलकर OECD नाम का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है। उनका एक शिक्षा विभाग है और उस शिक्षा विभाग में 20 देश हैं, ये साथ में रिसर्च करते रहते हैं और 21वीं शताब्दी में बच्चों को क्या आना चाहिए ताकि वो देश जो अमीर बन चुके हैं कहीं फिर से गरीबी के रास्ते न चल पड़े और अच्छी जिंदगी जीते रहें। उस हिसाब से प्रश्न तैयार किए हैं जो भाषा, गणित और विज्ञान के माध्यम से पूछा जाता है 15 साल की उम्र के बच्चों को, 10वीं के बच्चों को, और उसको वो लोग PISA बोलते हैं, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो उसके लिए जो कुछ तैयारी लगती है, तो उसमें कुल मिला के ये होता है कि जो हम कक्षाओं में सीख रहे हैं उसको जीवन में कैसे ढालेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, और साथ में कि जीवन में जो बदलाव आ रहा है, लगातार नई टेक्नोलॉजी आती है। कुछ साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, वो सब आ रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया। तो ये सब नए आने से जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं और वो फिर उसको कैसे सिलेबस में लाएं। तो एक कंटिन्यूअस जीवन और कक्षा के बीच में जुड़ी हुई प्रक्रिया और उसके लिए बच्चों को तैयार करना और मूल्यांकन करना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा है। से जोड़ करके देखें, यस, ये बहुत अच्छी विचारधारा है और पूरी दुनिया जिस तरह से चल रही है, निश्चित रूप से हमको भी आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। परंतु हमारे पास जो परिस्थितियां हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्यों, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि आखिर ये क्यों जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा? इसमें अभी मैं कुछ बातें बता दूं तो एक तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है, तो उस बदलाव की प्रक्रिया में एक उदाहरण जो मैं हमेशा दिया करता हूं, भारत सरकार ने ही 2025 के बाद पेट्रोल डीजल के कारें चलनी बंद हो जाएंगी। ये एक नीतिगत निर्णय लिया हुआ है। उसके क्या परिणाम होंगे? तो एक तो अच्छा हो जाएगा कि बैटरी से कारें चलेंगी तो पेट्रोल डीजल का खर्च कम हो जाएगा, प्रदूषण भी कम होगा, तो अच्छा निर्णय है। लेकिन उससे क्या होगा कि पेट्रोल डीजल पंप बंद हो जाएंगे और उसके कारण वहाँ पे जिन लोगों को जॉब लगी है उनका जॉब खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ा समूह है जो बेरोजगार हो जाए। फिर पेट्रोल डीजल कार में 20,000 कल पुर्जे लगते हैं, तो वो बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी बंद हो जाएंगी क्योंकि डीजल बैटरी ड्रिवन कार में 20 कल पुर्जे लगते हैं। तो वहाँ कहाँ 20,000, कहाँ 20, तो 19,980 कल पुर्जे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कारखाने बंद होंगे, वहाँ जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर जो चलायमान कल पुर्जे हैं उसका वेयर एंड टियर, वो बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसके कारण मेंटेनेंस का खर्च खत्म हो जाएगा बैटरी ड्रिवन कार में। लेकिन जो मैकेनिक गैरेज जो खुले हुए वो बंद हो जाएंगे, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये मैं एक चीज का बताया, ऐसे सभी चीजों में लगातार बदलाव आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, वो क्लर्कों का काम करना शुरू कर देगा, रोबो, तो क्लर्क बेरोजगार हो, तो ऐसे बहुत लोग बेरोजगार होंगे, स्पष्ट दिख रहा है। आने वाले 10 साल में 40% लोग रोजगार अभी जो है वो खत्म हो जाएंगे, नए रोजगार आएंगे। कौन से आएंगे फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता है कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड आएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे बच्चों को होशियार बनाने की जरूरत है और रोज रोज जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार न हो, ये एक है। जैसा कि मैंने कहा कि कार सस्ती हो जाएगी क्योंकि पेट्रोल का खर्च खत्म हो गया, मेंटेनेंस का खर्च खत्म हो गया, तो कम पैसा कमा के भी कार तो रहेगा लोगों के पास, लेकिन कम पैसा कमाने के लिए जॉब रहेगा कि नहीं। तो उसमें युवल नोह हरारी का एक लेखक है, उनका कहना है कि कम लोग काम करके सबकी जरूरतें पूरी कर देंगे तो बाकी के लोग यूजलेस हो जाएंगे, निरुपयोगी हो जाएंगे। तो हमारे देश का हर बच्चा उपयोगी रहे आने वाले समय में भी। 2050 की दुनिया कैसी रहेगी किसी को नहीं पता, तो उसमें भी हमारे बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए, खुश होकर जिए, अच्छी सफल जिंदगी जिए, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। सर, लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग
और चूंकि हमारे जो पीसा लेवल की जो परीक्षाएं हैं वो 15 साल के बच्चों के लिए हैं, तो क्या हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे जो 15 साल की उम्र तक के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए वर्तमान परिदृश्य जो जिस तरह से है और हमारा जो सिलेबस है वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, या हमारी स्वीकार्यता टेक्नोलॉजी के प्रति नहीं है, खास करके छत्तीसगढ़ में, तो इसको हम कैसे अमली जामा पहना पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है सर, इसका समाधान क्या हो सकता है? ये प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। ये हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी को उतना लोग यूज़ नहीं करेंगे या उसमें वो कौशल विकास नहीं करेंगे, ये इस एक स्तर पे हम बोल रहे हैं। दूसरे स्तर पे ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं होगा, ऐसा कोई भी चपरासी नहीं होगा जो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा होगा। जी। अब ये जो मोबाइल फ़ोन है, जो व्हाट्सएप जिसमें यूज़ करते हैं, और व्हाट्सएप भारत देश में जितना पॉपुलर है किसी और देश में नहीं है। अमेरिका में नहीं है, चीन में तो चलते ही नहीं है व्हाट्सएप, तो अमीर देशों में नहीं है, भारत देश में चलता है और व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करे। तो व्हाट्सएप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है वो चंद्रयान जब छोड़ा गया था 1969 में अमेरिका में, उस समय जो सुपर कंप्यूटर था एनियाक, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो सुपर कंप्यूटर हर किसी के पॉकेट में और हथेली में है और उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं। वही बात क्या हो रही है, जैसे जसपुर का ही उदाहरण दूँ, बघीमा करके एक स्कूल है जसपुर ब्लॉक में, और यही ट्रेनिंग में जो हम लोग अब कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हो जाने के बाद बच्चे गूगल बोलो ऐप से अंग्रेजी सीखते हैं जी। ये तो बच्चे सीख रहे हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब टीचर को, चूँकि ट्रेनिंग में कहा गया था कि बच्चों को गूगल बोलो ऐप यूज़ करके अंग्रेजी सीखने के लिए बताओ, तो वो टीचर बताने लगी, तो एक लड़की खड़े होकर बोली ये तो मैं पहले से कर रही हूँ। तो ये करने वाले लोग हैं, हमको केवल उनके तरफ ध्यान देना है कि ये कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको बोलना है कि बाजू वाला बच्चा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। जो शिक्षक है उनको भी बोलना है ये वाला शिक्षक कर रहा है तुम भी कर सकते हो। कठिन कुछ नहीं, कर तो पहले से रहे, केवल ये है कि दिमाग से वो भूत निकाल देना है कि हमको टेक्नोलॉजी नहीं आता है, और आजू बाजू कर रहे हैं। ये बम्बई पुणे दिल्ली के बारे में नहीं बात, मैं तो बघीमा के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे इसी तरह हम यूज़ कर रहे हैं, लोग तो कर ही रहे हैं, तो वो इशू नहीं है। मेन इशू ये है कि हमारा सोच पाना कि ये सब हमारे यहाँ हो ही रहा है, उन्हीं को कैसे पकड़े। इसका और एक उदाहरण दूंगा, मैं महाराष्ट्र के परभनी जिले में सोनपेट करके स्कूल में गया था। वहाँ पे ऐसे एक 5वीं कक्षा के बच्चों को, दूसरे स्कूल के बच्चों को बुला रखा था हमने, और मुझको सभी ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सब ने कहा कि सर इस स्कूल में गूगल बोलो ऐप का अच्छा उपयोग हो रहा है, इन बच्चों से बात करो। 5वीं के बच्चे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सभी लोग यूज़ करते हो क्या? उन्होंने कहा कि नहीं, कौन कौन यूज़ करते हो? बात ऊपर आ गया। 4 बच्चे थे वो यूज़ नहीं कर रहे थे, गूगल बोलो उनका यूज़ नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं? तो एक बच्ची ने कहा कि हमारे माता पिता के पास नहीं है मोबाइल। तो फिर मैं जो यूज़ कर रहे हैं उनको मैंने पूछा कि आप में से कोई है क्या जिनके माँ बाप के पास मोबाइल नहीं है? 4 बच्चों का फिर हाथ ऊपर आ गया। तो तुम्हारे माँ बाप के पास नहीं है तो किसका मोबाइल यूज़ करते हो? तो एक ने बोला हमारे काका का, अंकल का करते हैं। तो ये लड़की जो यूज़ नहीं करती तो उसने बोला मेरा अंकल भी नहीं है। तो फिर दूसरे को पूछा तो उसने बोला कि हमारे कजिन ब्रदर का करते हैं। तो इस लड़की ने बोला हमारा कजिन ब्रदर भी नहीं है। तीसरे को पूछा, उसने बोला फ्रेंड का है, फ्रेंड का यूज़ करते हैं। तो ये लड़की को बोलते नहीं बना, फ्रेंड तो रहते ही है। तो फिर मैं शिक्षक को बोला कि सभी बच्चे यूज़ करें, ये तुम कर डालो, कितना समय लगेगा? शिक्षक ने कहा 2 महीना। मैंने बोला अपना फ्रेंड है उसी का यूज़ करना है, इसमें टाइम क्यों लगेगा? तो फिर टीचर ने बोला 1 महीना। फिर मैंने बोला देखो 1 हफ्ता में ये संभव है, केवल बोलना ही तो है। और मैं बता दूं ये 16 तारीख को हमारी बात हो रही थी और 25 को मुझको मैसेज आ गया कि अब 100% बच्चे यूज़ करें। तो 100% बच्चे यूज़ कर सकते हैं, ये भी संभव है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ही और हर कोई यूज़ कर सकता है, सब कुछ है, फ़ायदे की चीज़ें करो। कि हमारे टीचर्स जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है और उनको मोटिवेशन देने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। तो उसके लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजी है, वो करना नहीं चाह रहे। इस मामले में मेरा मत है वो आपके मत से भिन्न है सर। मैं मनुष्य के बारे में मैं जानता हूँ, आपके शिक्षकों के बारे में नहीं जानता। और वो शिक्षकों के साथ मैं भी काम कर चुका हूँ हालांकि, लेकिन इतनी पहचान मेरी नहीं हुई वहाँ पे। महाराष्ट्र के शिक्षकों को बहुत अच्छे जानता हूँ। मनुष्य क्या होता है,
तो हर मनुष्य सफल होना चाहता है, हर मनुष्य खुश होना चाहता है, हर मनुष्य अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहता है। और आपके यहाँ भी शिक्षक मनुष्य ही हैं, वो सफल होना चाहते ही हैं, खुश रहना चाहते ही हैं। जिस दिन उसको लगेगा अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मैं दे सकता हूँ, और आपके एक दिन के ट्रेनिंग में वो लगने लग जाता है उनको। फिर जैसे ही वो 6 जो सीढ़ियाँ हम बताते हैं उन सीढ़ियों का उपयोग करना शुरू करेगा, वो देखेगा अरे बच्चे तो बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, तो वो सफल होने लगेगा। तो आज जो बच्चे, जो शिक्षक जो हमको मोटिवेशन नहीं है ऐसा बोलते हैं ना, उनको उनके क्लासरूम में सफलताएं नहीं मिल रही। जैसे सफलता मिलना शुरू होगा वो सबके सब वही शिक्षक आपको बहुत अलग नजर आएंगे। तो आप तो उनको सफल होने का एक आध नुस्खा बताओ, एक आध महीना पीछे लगे रहो कि एक आध तो सफलता उसको मिले, उसके बाद फिर उनकी गाड़ी चल पड़ेगी। वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, तो हम दोनों कोई फर्क है नहीं, वो करेंगे। सर वो 6 जो सीढ़ियाँ आपने दी उनको थोड़ा सा और स्पष्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा और 6 सीढ़ियों पे एक तो किसी शिक्षक आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए जो एक्चुअली क्लासरूम में करें, लेकिन मैं उसका फिलोसॉफी में बता देता हूँ। तो उसमें सबसे बड़ी जो अभी हमारे देश में जो कठिनाई आ रही है उसमें यह है कि शिक्षक सिखाते हैं और सभी को लगता है कि हाँ शिक्षक का काम सिखाना है, फिर सैलरी क्यों मिलती है, ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान रचनावाद में, कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने बताया कि बच्चे खुद से सीखते हैं। ये रूसो ने भी बोला है, वाइगोट्स्की ने भी बोला है। तो अब ये चीज़ें भारत देश में बहुत फैली नहीं, ये शिक्षकों को विश्वास नहीं कि उनके सिखाए बिना वो सीख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि शिक्षक सिखाने से बाज आए और बच्चों को सीखने दें। बच्चों को सीखने में टाइम लग रहा है तो इंतज़ार करें। ऐसा करने से कुछ नहीं तो 15% बच्चे तो बहुत तेज़ी से सीखते हैं, और उन 15% बच्चों के मदद से बाकी बच्चों को सिखा दें। ऐसा सिलतरा में भी हुआ है, ऐसा जसपुर में भी हो रहा है। और जब बच्चे सीखने लगे तो उनको चुनौतियाँ दें। अरे तू मनुष्य का बच्चा है, तू इतना ही क्या, ज़्यादा सीखो। तो फिर से वही 15-20% बच्चे, 25% बच्चे वो बहुत तेज़ी से सीखना शुरू करते हैं। वो तेज़ी से सीखने लगे तो जो पिछड़े उन बच्चों को उतनी तेज़ी से सिखाना शुरू करो। ये करने से क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम की आप बात करें सिलेबस जी, वो 1/3 समय में खत्म हो जाता है। 1/3 समय में सिलेबस खत्म हो तो 2/3 समय का करें क्या, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और इस प्रश्न का जवाब बहुत मजेदार है। यदि छत्तीसगढ़ के बच्चों को अंग्रेजी बोलना नहीं आता ऐसा लगता है तो गूगल बोलो ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप हैं, कुछ हम भी और तैयार करा रहे हैं। उन ऐप का उपयोग करके उनको अंग्रेजी सिखाने बोलो तो आपको आश्चर्य लगेगा कि आने वाले 4-5 साल में छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूल का हर बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है, और ये होना ही है, ये तय है, क्योंकि आप लोग भी काम करने लगे और मैंने तो विज़न बना के रखा, तो वो होगा। तो अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड में सभी बच्चों को जॉब नहीं दे रहे, वो लोग तो हमेशा H-1B वीज़ा ये वो बात करते हैं। तो जापान, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ कोई काम मिले तो वहाँ जाना चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं, केवल धान नहीं उगाना है, दुनिया हमारा है। तो वहाँ जॉब करने के लिए जाएंगे तो उन देशों की भाषा सीख लें। महाराष्ट्र के कई स्कूल में 5-5 भाषा सीखना शुरू किया बच्चों ने, शिक्षक नहीं सिखा है, यूट्यूब से सीखा। वही यूट्यूब वहाँ भी बच्चों के माँ बाप के पास जो मोबाइल होगा उसमें सीखें। जिन माँ बाप ने मोबाइल नहीं खरीदा तो बच्चा पैदा किया इसके मोबाइल खरीदे तो वो सब बहुत तेज़ी से होगा, मुझको तो पूरा विश्वास है। और बच्चे जो 15% बच्चे हैं जो पहले से सीखते हैं वो सबको लीड करेंगे। तो शिक्षक को इतना सीखने की जरूरत है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूट्यूब सिखाते जाएगा, बच्चे सीखते जाएंगे, होशियार बच्चे सीखेंगे और बाकी बच्चों को सिखाते जाएंगे। तो जो 6 स्टेप की बात आपने कही उसमें यह है कि पहले तो बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करें, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि बच्चे जब सीखने लगे तो उनको चुनौतियाँ दें ताकि और तेज़ी से सीखें। तीसरा है कि उसको हम लोग पेडागॉजिकल इंटरवेंशन बोलते हैं, उसमें 3 स्तर पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो एक है पीयर लर्निंग, जोड़ी बना के, तो उसमें एक बच्चा एक बच्चे को सिखाता है। फिर एक ग्रुप है जिसमें 4 बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, और एक है कि कोई बच्चा जो बहुत होशियार है पूरे क्लास को भी पढ़ाता है। और ये काम गांव में भी हो सकता है, गलियों में भी हो सकता है। तो कुछ स्कूल जो बच्चे कुछ बच्चे जो नियमित स्कूल में आ रहे हैं वो भी गांव घर में भी सीख सकते हैं, ऐसी सुविधा है। तो ये तीसरा स्टेप है।
चौथा है कि बच्चों को जो भी मन में प्रश्न आता है उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए और वो शिक्षक को नहीं करना है, बच्चे ही करें। ये सब करने से सिलेबस 1/3 समय में खत्म हो जाता है। ये 5वां है। और 6वां है कि इसके लिए पालक के अभिभावक के मोबाइल का बहुत उपयोग करें, 100% करें। तो टेक्नोलॉजी उतना ही बोला है। गवर्नमेंट कब देगी, स्कूल में क्या देगी, उसका इंतजार ना करें। बच्चों के पास टाइम नहीं है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो कुछ उपलब्ध है उससे कर डालें और ये हो जाए।